हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 2020 का एक बार फिर से अवलोकन करेंगे। 2020 पर पिछले क्लास में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कैलेंडर कभी रुकता नहीं। पुराना कैलेंडर निकल चुका, नया कैलेंडर आ गया। समय चक्र में परिवर्तन जो है सृष्टि का नियम है, और उसी प्रकार जो है समय, घटना, ये सब बीतते रहते हैं, नई घटनाएं आती रहती हैं, और यही समय का चक्र है। आज हम लोग 2020 के बारे में सिलसिलेवार ढंग से अध्ययन करेंगे। 2020 की शुरुआत, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शुरुआत भी विरोध प्रदर्शन से भारत में, और 2020 का अंत भी विरोध प्रदर्शन से ही हुआ। 2020 के शुरुआत में जहां सीएए के विरोध में व्यापक देशव्यापी प्रदर्शन हो रहा था, और शाहीन बाग उसका सिंबल हो गया पूरे देश में। उसी प्रकार हम देखते हैं 2020 का अंत भी जो हुआ है, वो तीन जो किसान से संबंधित जो 3 बिल पार्लियामेंट ने हमारा पास किया, उस बिल के खिलाफ खास करके पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान जो है दिल्ली के डिफरेंट बॉर्डर्स पर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और डिफरेंट बॉर्डर्स, जहां से भी बॉर्डर मिल रहा है दिल्ली का, 3-4 बॉर्डर पर जो है किसान भारी संख्या में अपने ट्रैक्टर्स के साथ, अपने ट्रॉलीज के साथ, और पूरे एकदम टेंट सिटी, सिंघू बॉर्डर पर तो टेंट सिटी किसानों ने बना रखा है। अब किसान आखिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या बात है, इस पर चर्चा विशेष तौर पर करेंगे, और इसके अलावा और घटना भी लेंगे हम लोग 2020 का। भारत में कृषि जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत के अर्थव्यवस्था के लिए। भारत में, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया इज ए लैंड ऑफ विलेजेस। भारत किसानों का गांव है। 6.5 लाख से ज्यादा गांव यहाँ है, और आज भी हमारा जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 60% से ज्यादा आबादी, आज के डेट में भी 60% से ज्यादा आबादी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं न कहीं एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। यही नहीं, किसान के बेटे ही डिफरेंट सेक्टर्स में हैं, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर्स हो, चाहे प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में वो किसान के बेटे ही डिफरेंट सेक्टर्स में है। तो किसान हमारे देश के लिए जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हमारी है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसानों का योगदान बहुत जबरदस्त रहा है। जैसा जानते हैं 1965-66 में, 1965-66 में ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले हम जो बेसिक क्रॉप्स है, राइस, व्हीट, इन सबों में भी हम आत्मनिर्भर नहीं थे। तो हरित क्रांति के बाद, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो है 65-66 में जो हुआ, पर्टिकुलरली राइस और व्हीट तक ही लिमिटेड रह गया। शायद इससे हमारा जो पल्सेज उग रहा है, ऑयल सीड्स उग रहा है, उस पर ज्यादा प्रभाव ग्रीन रिवॉल्यूशन का नहीं पड़ा। लेकिन जहां तक राइस और व्हीट है, इसमें हम लोगों ने आत्मनिर्भरता हासिल कर लिया। यहां तक कि हम लोग सरप्लस हैं। अब राइस और व्हीट के मामले में हम लोग सरप्लस हैं। लेकिन इससे किसानों की समस्या जो है पंजाब, हरियाणा वगैरह में अब कई प्रकार की समस्याएं आ रही है। ये नहीं कह सकते आप कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का उस समय में तात्कालिक फायदा जरूर हुआ, क्योंकि उतना ग्राउंड वाटर जो है एकदम डिप्लीट होता जा रहा है। पंजाब, हरियाणा में ग्राउंड वाटर जो है डिप्लीट होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एमएसपी का जो सिस्टम है, एमएसपी का सिस्टम जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका जो सिस्टम है हमारे यहाँ, इसके चलते किसान ज्यादा जो है, चूंकि गेहूं और चावल ही खरीद रहा है, एमएसपी पर मैक्सिमम गेहूं और चावल ही खरीदा जाता है, और मैक्सिमम हमारा जो प्रोक्योरमेंट होता है पूरे देश में, उसमें 60% से ज्यादा आजकल पंजाब, हरियाणा से हो जाता है। 60% से ज्यादा, इनफैक्ट 70% के आसपास जो है पंजाब, हरियाणा से ही केवल प्रोक्योरमेंट हो जाता है राइस और व्हीट का। इसलिए एमएसपी के चक्कर में जो है ये पंजाब, हरियाणा के किसान जो है, बाकी क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, और पल्सेज का प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, और चावल और व्हीट का प्रोडक्शन जो है, राइस और व्हीट का प्रोडक्शन लगातार पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में बढ़ता जा रहा है। तो इससे जो है
सॉइल की फर्टिलिटी पर असर पड़ रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता जा रहा है, अर्थात जमीन में पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है। तो ये सब समस्याएं उभर कर रही हैं। आज भी जो है बहुत से सिस्टम को हम लोग एड्रेस नहीं कर पाए, बराबर सुसाइड्स वगैरह आप सुनते हैं कि फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया। आज भी फार्मर जो है के लिए जो प्रॉपर क्रेडिट सिस्टम की व्यवस्था हम नहीं कर पाए हैं। जो गवर्नमेंट के साथ भी कई तरह की परेशानियां हैं। गवर्नमेंट ने आज तक भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाया कि इन जो हम प्रोक्योर करते हैं अनाज उसको रखा कैसा जाए, उसको कोल्ड स्टोरेज की हमारे पास समुचित व्यवस्था नहीं है। कोल्ड स्टोरेज की हमारे पास समुचित व्यवस्था नहीं है। इसके चलते बहुत सा जो है खुले में ही रखा जाता है अनाज और वो खराब हो जाता है। तो गवर्नमेंट आज तक इस 70 साल में ये भी व्यवस्था नहीं कर पाई कि हम प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम बनाए। इसलिए गवर्नमेंट अब चाहती है कि प्राइवेट पार्टी जाए इसमें, ताकि बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बने, ठीक है जी। और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का उसे अभी तो क्लेम है कि ये मंडियां जो एपीएमसी हैं ये रहेंगी और एमएसपी जारी रहेगा, किसानों का प्रोक्योरमेंट ये मंडियां भी करती रहेंगी। लेकिन साथ साथ जो किसान चाहते हैं कि हम इन मंडियों से बाहर बेचें, उनके लिए भी रास्ता खुला हो, साथ साथ इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रेड हो, ठीक है जी। पहले जो है स्टोरेज पर प्रॉब्लम था, वो भी जो है एसेंशियल जो कमोडिटीज एक्ट वगैरह है उसमें बदलाव करके आप जो है स्टोरेज में भी ज्यादा से ज्यादा स्टोर आप कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज आप कर सकते हैं। बहुत से क्रॉप्स को, राइस, व्हीट, इन सबको, पल्से, इन सबको जो है हम लोगों ने एसेंशियल प्रोडक्ट्स से बाहर के लिस्ट से बाहर कर दिया है, ताकि इस बिल के माध्यम से। लेकिन किसान जो भयभीत है, सबसे मुख्य कारण है किसानों के भयभीत होने का कि प्राइवेट पार्टीज के आ जाने से किसान भयभीत हैं कि हो सकता है कि मंडियां धीरे धीरे ये गवर्नमेंट जो है लेना बंद कर देगी अनाज और मंडियां ये बंद हो जाएगा। मंडियां बंद हो जाएगा तो शुरू में प्राइवेट सेक्टर बढ़िया ऑफर देगा और बाद में जो है धीरे धीरे जो है मोनोपोली हो जाएगी उन लोगों की। और पर्टिकुलर से रिलायंस ने कोर्ट में अपना कहा है कि भाई हमारा कोई इरादा नहीं है कंट्रैक्ट फार्मिंग आने का। रिलायंस ने कोर्ट में प्रस्तुत किया है कि हमारा कंट्रैक्ट फार्मिंग में आने का कोई इरादा नहीं है, ठीक है जी। इस सेक्टर में हम नहीं आते हैं, भारतीय कृषि का हम सम्मान करते हैं, भारतीय कृषकों का सम्मान करते हैं, ठीक है जी। कोई भी जहां भी हम प्राइस खरीदेंगे भी तो हमने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कभी भी एमएसपी के नीचे प्रोक्योर नहीं किया जाए। लेकिन किसान जो अदानी और अंबानी का बराबर नाम लेते हैं कि ये सब जो है जब भी ये एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाएंगे तो बेसिकली जो है एमएसपी का सिस्टम जो है समाप्त हो जाएगा। और पंजाब और हरियाणा किसान जो है गेहूं और चावल पर डायरेक्ट बिक जाता है उनका एमएसपी में, इसलिए वो ज्यादा इंटरेस्टेड है, ज्यादा इसलिए विरोध भी यही है। बाकी जगह मैक्सिमम जगह तो एमएसपी का सिस्टम है भी तो लागू नहीं है, मैक्सिमम किसान बेचते ही नहीं मैक्सिमम स्टेट्स में, ठीक है जी। इसलिए ज्यादा परेशान जो है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के किसान ही है, जहां बहुत बढ़िया व्यवस्था है मंडियों का परचेज करने, प्रोक्योरमेंट का, ठीक है जी। इसलिए ज्यादा विरोध यहीं पर है। अब गवर्नमेंट कई राउंड की बातचीत हो जाने के बाद भी, 5-6 राउंड की बात हो जाने के बाद भी जो है अभी तो कोई रास्ता जो है नहीं निकला है। लास्ट राउंड में गवर्नमेंट ने कहा कि पराली का जो है, पराली जलाने में जो चालान वगैरह होता था उसमें भी गवर्नमेंट ने उस पर भी किसानों का मांग जो है मान लिया है। इसके बाद बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी में जो हुआ था उसमें भी जो किसानों की मांग थी बिजली से संबंधित वो भी मान लिया गया है। लेकिन मूल मांग जो है किसानों का ये है कि तीनों फार्मर बिल जो है ये तीनों को समाप्त किया जाए, तीनों को कंप्लीटली रिपील किया जाए। रिपील से कम में उनका कोई भी ये रिपील आप करेंगे तभी हम यहां उठेंगे धरना प्रदर्शन से, ठीक है जी। तो सबसे मुख्य चीज तो है उनका कि तीनों किसान कानूनों का क्या चाहते हो कि इसको सरकार वापस ले दे और नया एमएसपी पर गारंटी देने वाली कानून है। ये गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल शर्त है। गवर्नमेंट कभी भी गारंटी एमएसपी के लिए अब इतने मास स्तर पर गवर्नमेंट को देना मुश्किल है, क्योंकि 24 जुलाई 1991 को जब से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई, नई आर्थिक नीति,
मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर थे और पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के समय से ही एलपीजी पर फोकस रहा है हमारी इकोनॉमिक्स का। हमारी इकोनॉमी का फोकस एलपीजी पर रहा है। लिबरलाइजेशन जिसको कहते हैं उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन जिसको कहते हैं निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन भूमंडलीकरण, इस पर हमारा फोकस रहा है। और धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है सारे सेक्टर्स से निकलने की कोशिश कर रही है। ठीक है जी, सब्सिडीज को खत्म करने की कोशिश में गवर्नमेंट लगी रहती है। इस सब्सिडीज वगैरह को जो है खत्म किया जाए। फर्टिलाइजर्स पर सब गवर्नमेंट को बहुत सब्सिडी देना पड़ता है, डीजल वगैरह पर बहुत सब्सिडी देना पड़ता है। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट जो है इन सबों से धीरे धीरे निकलने के प्रयास में है। और कई जो स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट आया, इसके अलावा कई रिपोर्ट्स आया, तो सब में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात की गई है। बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आज न कल इसको करना जरूरी है। एग्रीकल्चर में जो समस्याएं आ रही हैं, फार्मर सुसाइड से बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी, सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। सॉइल की प्रोडक्टिविटी, जो क्रॉप्स हैं उसमें पेस्टिसाइड वगैरह की मात्रा ज्यादा हो रहा है, उससे भी स्वास्थ्य पर, सेहत पर भविष्य में प्रभाव पड़ेगा। तो सब चीजों से मुक्ति के लिए जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर को भी एग्रीकल्चर में प्रवेश मिले, खास करके मार्केटिंग। गवर्नमेंट का तर्क ये है कि अगर मान लीजिए पेप्सी को अपने ले चिप के लिए, ठीक है, आलू पर्टिकुलर देती है, आलू का पर्टिकुलर सीड देती है, और उस पर किसान जो है वो कंट्रैक्चुअल फार्मिंग हुआ। ठीक है जी, इसी प्रकार हम देखते हैं कि उससे किसानों को फायदा ही है। अब चीनी मिल वगैरह, ठीक है जी, गन्ना चीनी मिल को बेचता है ना। इस प्रकार बहुत स्टेट में तो एमएसपी के ऊपर क्रॉप बिकता ही नहीं। ठीक है, बहुत स्टेट में, केरला में, ठीक है जी। तो फिर भी जो है कंट्रैक्चुअल फार्मिंग इतना बुरा चीज नहीं है जितना उसको बनाया जा रहा है। ठीक है, हाँ, किसान को अगर शंका है कि हमारी जो है खेती बाड़ी चौपट हो जाएगी, हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर्स के आने से। गवर्नमेंट का खास करके जो बिल कंट्रैक्चुअल फार्मिंग के लिए जो बिल पर सबसे ज्यादा उसको परेशानी है किसानों को, वो है कि क्रॉप को मंडियों से बाहर बेचने का जो सिस्टम है, उसमें किसानों का कहना है कि धीरे धीरे एमएसपी जो है समाप्ति को जा रही है। एमएसपी को जो है धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, वैसे गवर्नमेंट ने जो एक बिल बनाया है उसमें ये भी है कि किसान से जो कॉर्पोरेट हाउसेज होंगे, जो एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट रखेंगे, वो पहले ही कंट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, कि फलाना फसल आपको उत्पादन करना है, ये क्वालिटी का होगा और ये प्राइस मिलेगा। उत्पादन शुरू होने से पहले ही कंट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसमें किसान चाहे तो हट सकते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट हाउसेज जो कंट्रैक्ट कर लिया है वो आपको पीछे नहीं हट सकती। इससे किसानों का भी फायदा हो सकता है, क्योंकि उसको बढ़िया टेक्नोलॉजी देगा, बढ़िया सीड्स देगा। ठीक है जी, वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा और बढ़िया पहले ही से कंट्रैक्ट हो जाएगा और जबरदस्ती आपके साथ कंट्रैक्ट नहीं है। और दूसरा, आप किसानों की जमीन जो है ये कॉर्पोरेट हाउसेज नहीं खरीद सकती। ठीक है जी, सुरक्षा दिया गया है बिलों में कि कॉर्पोरेट हाउसेज जो है किसानों की जमीन नहीं खरीद सकती है। लीज पर, रेंट पर लेने वाली व्यवस्था नहीं है। ठीक है, आप कंप्लीट उसको एक्वायर नहीं कर सकते। और किसान को मुक्ति दी गई इस ढंग से कि आप जो है चाहे तो एग्रीमेंट तोड़ सकते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज नहीं तोड़ सकता। ठीक है, तो ये सब चीजें दिया गया, लेकिन फिर भी किसानों को डर है कि शुरुआत में जो है प्राइवेट सेक्टर इतना बढ़िया ऑफर देगा, जैसे जियो वर्सेस बीएसएनएल। ठीक है जी, जियो ने 1 साल फ्री कर दिया, 1 साल 2 साल फ्री दे दिया सेवा। तो इस ढंग से शुरू में प्राइवेट सेक्टर जो है क्या करेगा, प्राइवेट सेक्टर जो ऐसा ऑफर लेगा इतना, बाद में जो धीरे धीरे से मोनोपोली हो जाएगी तो फिर एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देगा। गवर्नमेंट का जो है इसमें भी जो है जैसे ऑनलाइन ट्रेड अगर होगा, ऑनलाइन ट्रेड में जो है टैक्स वगैरह जो है एक्स्ट्रा वो नहीं लगेगा, सेस वगैरह जो लगता है वो नहीं लगेगा, जबकि मंडियों में स्टेट गवर्नमेंट का भी टैक्स वगैरह सेस वगैरह लगता है। ठीक है जी, तो भी है कि ये क्रॉप लोगों को ज्यादा फायदा होगा। इसके बाद जो और किसानों का जो और चीज है गवर्नमेंट का लिए सुधार कर लेंगे, जैसे किसानों का था कि हम कोर्ट में जा सके, नॉर्मल कोर्ट्स में जा सके। ठीक है जी, एसडीएम ये जो है सीजीएम लेवल का कोर्ट ही नहीं, मतलब रेगुलर कोर्ट्स में भी हम जा सकें, केवल जो है
ब्लॉक लेवल पर ही फैसला इसका नहीं हो, है ना। इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स में, जैसे नॉर्मल कोर्ट्स में हम जाते हैं, उससे जा सके, ये भी गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार है। तो गवर्नमेंट दे रही है सेफ्टी मेजर्स, और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है। भारत को अगर अपनी प्रोडक्टिविटी बनाए रखना है, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो है इकोनॉमी में बढ़ाना है, तो निश्चित रूप से एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन किसानों की जो परेशानियां हैं, किसानों की जो आशंकाएं हैं, उसको दूर करने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। और इसमें जो है बहुत से विरोधी तत्व जो है, सरकार विरोधी तत्व जो है, इसमें भी वो भी सम्मिलित हैं, और इस आंदोलन को लंबा खींचा जा रहा है। और किसान जो है, किसानी में के मन में आशंका है, और इसलिए भी जो है जब तक किसान अड़े हुए हैं, अगला राउंड का बातचीत जो है 8 जनवरी को है। अब देखिए इसमें सरकार जो है, सरकार और किसानों के बीच में क्या बात बनती है। मुख्य किसान के 2 मांग पर तो किसान अड़े हुए हैं कि ये तीनों बिल को आप कैंसिल कीजिए, और एमएसपी के गारंटी देने के लिए आप एक कानून बनाइए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो 2020 हर साल कुछ खट्टी मीठी याद आपको देता है, और हर साल जो है कुछ ना कुछ बढ़िया चीज उसमें होता है, कुछ ना कुछ खराब घटनाएं भी होती हैं। तो 2020 अलग नहीं है, लेकिन 2020 एक मामले में अलग है कि पूरे विश्व में जो है पेंडेमिक सिचुएशन जो क्रिएट हुआ पूरे विश्व में, ये अपने आप में एक नायाब है, जो बीते हुए 100 सालों में नहीं देखा गया है कि इस स्तर पर किसी खास वायरस ने, किसी खास बीमारी ने पूरे विश्व को प्रभावित करा हो। यही नहीं, पूरे विश्व की इकोनॉमी, पूरे विश्व के लोगों का एम्प्लॉयमेंट, पूरे विश्व के लोगों का जो है जीवन यापन, ये सब प्रभावित हुआ हो, हेल्थ प्रभावित हुआ हो। ये इतना व्यापक स्तर पर इस बीते हुए 100 सालों में कभी नहीं हुआ है। इस मामले में ये साल नया है, लेकिन इस साल जो है कुछ अच्छे चीजों के लिए भी जरूर ध्यान रखा जाएगा, कुछ ऐसे डिसीजंस के लिए भी याद रखा जाएगा 2020 जिसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। कुछ घटनाओं का जिक्र किया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, जैसे सबसे मुख्य चीज सुप्रीम कोर्ट में जो राम जन्मभूमि बाबरी डिमोलिशन का जो केस चल रहा था 6 दिसंबर 1992 को, जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, उसका जो केस चल रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को रिहा कर दिया। और रिहा करने के पीछे कारण क्या था कि कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला, जो ऑडियो भी जो प्राप्त हुआ है उसमें आवाज क्लियर नहीं है, और इसमें इतना पता चल रहा है कि भीड़ को रोकने का प्रयास किया जा रहा है नेताओं के द्वारा। दूसरा चीज कि जो इसमें कोई प्री प्लान कंस्पिरेसी, पहले से योजना के द्वारा ये षड्यंत्र हुआ हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसलिए जो हमारा लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे, कल्याण सिंह जैसे नेताओं को जो है रिहा कर दिया गया। अब कुछ नेता तो पहले ही मर चुके थे, ठीक है जी, इनको रिहा कर दिया गया। तो ये घटना 2020 में एक महत्वपूर्ण घटना में से। इसके अलावा निर्भया जो बलात्कार और हत्याकांड जो हुआ, जो जिसने पूरे देश को दहला दिया, और लगातार कई सालों से उसका केस जो है इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से इस कोर्ट, ठीक है जी, चल रहा था। तो निर्भया हत्याकांड में भी 4 अभियुक्तों को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटना हुआ। हाथरस केस में भी जो बच्ची के साथ जो बलात्कार किया गया, और कई दिनों के इलाज के बाद अस्पताल में उसकी मृत्यु हुई, उसमें भी जो है जो 4 अभियुक्त थे उसको भी सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है, ठीक है जी, उसको भी, उन 4 अभियुक्तों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। इसमें भी राजनीति का बहुत आरोप प्रत्यारोप का जब लंबा दौर चला, लेकिन आखिरी 4 को अरेस्ट किया गया, 4 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया उस कांड में भी, ठीक है। इसमें कोरोना का काल था, कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एकमात्र उपाय था। सोशल डिस्टेंसिंग ही 2020 में इसका एकमात्र उपाय था। सामाजिक दूरी, ठीक है जी, 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, और मास्क लगाना, यही एक समाधान प्रस्तुत
किया गया कि बार बार हाथ को आप सैनिटाइज कीजिए, बार बार अपने हाथ को आप सैनिटाइज कीजिए, मास्क का प्रयोग कीजिए और 2 गज की दूरी मेंटेन कीजिए। यही कोरोना का जो है प्रिवेंशन जो था, यही एकमात्र ट्रीटमेंट था, है? जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन अब जो है दवाई भी और कड़ाई भी, अब जो नारा दिया गया है दवाई भी और कड़ाई भी। तो बेसिकली जो है 2021 की सबसे बड़ी घोषणा कि जो वैक्सीनेशन का दौर जो है शुरू हो गया। वैसे 2020 के अंत तक जो बन गया था वैक्सीनेशन जो है फाइजर वगैरह ने लॉन्च कर दिया था। ठीक है जी। तो विश्व में जो है फाइजर ने सबसे पहले लॉन्च किया, फाइजर, फिर मोडर्ना, इसके बाद ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनेका। ठीक है जी। जो उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है भारत में सीरम लैबोरेटरीज कर रही है। तो ये भारत में जो है 2 टीके को परमिशन दे दिया गया, एक बायोटेक को और एक ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनेका वाली जो सीरम बना रही है। ठीक है जी, जिसको कोवैक्सीन कहते हैं। कोवैक्सीन ये बना रही है और बायोटेक कोवैक्सीन बना रही है। तो कोवैक्सीन को अभी बीच में ही विवाद 2020 के बीता, 2021 में जो है घोषणा हुई, विवादों का दौर चल रहा है इन दोनों पर। चूंकि क्लेम किया जा रहा है इसके द्वारा, सीरम लैबोरेटरीज के द्वारा, कि कोवैक्सीन जो है पानी है। ठीक है, इसका काउंटर किया है बायोटेक ने, इंडियन कंपनी है और इंडियन कंपनी को जो है चोट पहुंचाने वाला ये है। और हमारा वेल नोन है, पूरे विश्व में हमारा भी है। 2020 का है, 2020 पर फिर से लौटते हैं हम लोग। 2020 में इस कोरोना काल में राजनीतिक जो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी जो हमारे देश में, चुनाव तो आते ही जाते रहते हैं। तो चुनाव, इसमें भी कई महत्वपूर्ण चुनाव। ठीक है जी। कुछ तो इसलिए याद रखे जाएंगे कि उपचुनाव जो है चुनाव जितना महत्वपूर्ण हो गया, उपचुनाव भी जो है, बाई इलेक्शन भी जो है रेगुलर इलेक्शन की तरह महत्वपूर्ण